चले चले कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी। मैं हूं कहानी वाला रजत, लेकर आया हूं राजस्थानी लोक कथाओं में मशहूर एक शौर्य भरी कहानी। इस कहानी का नाम है हुंकार की कलंकी। उदयपुर के महलों में राणा जी ने आपात सभा बुला रखी थी। सभा में बैठे हर सरदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। आंखों में गहरे भाव नजर आ रहे थे। सबके हाव भाव देखकर ही लग रहा था कि किसी तगड़े दुश्मन के साथ युद्ध की रणनीति पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है। सभा में प्रधान की ओर देखते हुए राणा जी ने गंभीर होते हुए कहा, इन मराठों ने तो आए दिन हमला करके सरदर्द कर रखा है। सरदर्द क्या अन्नदाता, इन मराठों ने तो पूरे मेवाड़ राज्य को ही तबाह कर रखा है। गांव को लूटना और उसके बाद आग लगा देने के अलावा तो ये मराठे कुछ जानते ही नहीं। एक और सरदार ने पहले सरदार की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इन मराठों जैसी दुष्टता और धृष्टता तो बादशाह के सैनिक भी नहीं किया करते थे, पर इन मराठों का उत्पात तो मानवता की सारी हदें पार कर रहा है। मुगल ढंग से लड़ते थे तो उनसे युद्ध करने में मजा आता था, पर ये मराठे तो लूटपाट और आगजनी करके भाग खड़े होते हैं। सभा में इसी तरह की बातें सुनकर राणा जी और गंभीर हो गए। उनकी गंभीरता उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। मराठों की सेना मेवाड़ पर हमला कर लूटपाट व आगजनी करते हुए आगे बढ़ रही थी। मेवाड़ की जनता उनके उत्पात से बहुत आतंकित थी। उन्हीं से मुकाबला करने के लिए आज देर रात तक राणा जी मुकाबला करने की रणनीति बना रहे थे और मराठों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटे थे। अपने खास सरदारों को बुलाकर उन्हें जिम्मेदारी समझा रहे थे। तभी प्रधान जी ने पूरी परिस्थिति पर गौर करते हुए कहा, खजाना रुपयों से खाली है। मराठों के आतंक से प्रजा और आतंकित है। मराठों की लूटपाट व आगजनी के चलते गांव के गांव खाली हो गए और प्रजा पलायन करने में लगी हुई। राजपूत भी अब पहले जैसे नहीं रहे जो इन उत्पातियों को पलक झपकते मार भगाते। ऐसे दुष्टों के हमले झेल सके ऐसी सेना हमारे पास नहीं रही। प्रधान के मुंह से ऐसी बात सुन पास ही बैठे एक राजपूत सरदार ने आवेश में आकर कहा, पहले जैसे राजपूत नहीं रहे? कभी किसी संकट में पीछे हटे हैं तो बताएं। आज तक हम तो गाजर मूली की तरह सर कटवाते आए हैं और आप कह रहे हैं कि पहले जैसे नहीं रहे। पिछले 200 वर्षों से लगातार मेवाड़ पर हमले हो रहे हैं, पहले मुगलों के और अब मराठों के। रात दिन सतत चलने वाले युद्धों में भाग लेते राजपूत के घरों की हालत क्या हो गई है जानते हैं? कभी देखा है आपने? कभी राजपूतों के गांव में जाकर देखो, एक एक घर में 10-10 शहीद विधवाएं बैठी हैं। फिर भी राजपूत तो अब भी सर कटाने के लिए तैयार हैं। बस एक हुक्म कीजिए राणा जी। मराठा तो क्या खुद यमराज आएंगे तो भी मेवाड़ के राजपूत पीठ नहीं दिखाएंगे। ये सुन के राणा बोले, राज पाने और बचाने के लिए गाजर मूली की तरह सर कटवाने ही पड़ते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि राज्य का स्वामी बनना आसान नहीं। स्वराज बलिदान मांगता है और हम राजपूतों ने अपने बलिदान के बूते पर ही ये राज हासिल किया है। धरती उसी की होती है जो इसे खून से सींचने के लिए तैयार रहे। हमारे पूर्वजों ने मेवाड़ भूमि को अपने खून से सींचा है। इसकी स्वतंत्रता के लिए जंगल जंगल ठोकरें खाई, मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई हैं और अब ये लुटेरे इसकी असमत लूटने आ गए तो क्या हम आसानी से इसे लुट जाने दें? अपने पूर्वजों के बलिदान को यूं ही जाया नहीं कर सकते। इसलिए बैठकर बहस करना छोड़ो और मराठों को माकूल जवाब देने की तैयारी करो। राणा की बात सुनकर सभा में चारों ओर चुप्पी छा गई। सबकी नजरों के आगे सामने आई युद्ध की विपत्ति का दृश्य घूम रहा था। मराठों के मुकाबले के लिए इतनी तोपें कहां से आएंगी? खजाना खाली है, फिर सेना के लिए खर्च का बंदोबस्त कैसे होगा? सेना कैसे संगठित होगी? सेना का सेनापति कौन होगा? साथ ही इन सारे बिंदुओं पर भी चर्चा होने लगी। आखिर चर्चा पूरी होने के बाद राणा जी ने अपनी सभी सरदारों और जागीरदारों के नाम एक पत्र लिखकर उसकी प्रतियां अलग अलग घुड़सवारों को देकर तुरंत दौड़ने का आदेश दिया। पत्र में लिखा था, मेवाड़ राज्य पर उत्पाती मराठों ने आक्रमण कर दिया है। उनका मुकाबला करने व उन्हें मार भगाने के लिए सभी सरदार व जागीरदार ये पत्र पहुंचते ही अपने सभी सैनिकों व अस्त्र शस्त्रों के साथ मेवाड़ की फौज में शामिल होने के लिए बिना कोई देरी किए जल्द से जल्द हाजिर हों। पत्र में राणा जी के दस्तखत के पास ही राणा द्वारा लिखा गया था कि जो जागीरदार इस संकट की घड़ी में हाजिर नहीं होगा उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और इस हुक्म की तामील ना करना देशद्रोह व हरामखोरी माना जाएगा। राणा का एक सवार राणा का पत्र लेकर मेवाड़ की एक जागीर कोसीथल पहुंचा।
और जागीर के प्रधान के हाथ में पत्र दिया। प्रधान ने पत्र पढ़ा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। कोसीथल चुंडावत राजपूतों के वंश की एक छोटी सी जागीर थी और उस वक्त सबसे बुरी बात यह थी कि उस जागीर का वारिस एक छोटा बच्चा था। कोई 2 वर्ष पहले ही उस जागीर के जागीरदार ठाकुर एक युद्ध में शहीद हो गए थे और उनका छोटा सा इकलौता बेटा उस वक्त जागीर की गद्दी पर था। इसलिए जागीर के प्रधान की हवाइयां उड़ गई थी। राणा जी का बुलावा आया है और गद्दी पर एक बालक है, पर वो युद्ध में कैसे जाएगा? प्रधान के आगे एक बहुत बड़ा संकट आ गया। सोचने लगा कि क्या इन मराठों को भी अभी ही हमला करना था? कहीं ईश्वर उनकी ये परीक्षा तो नहीं ले रहे? प्रधान राणा का संदेश लेकर जनाना महल के द्वार पर पहुंचा और दासी के द्वारा माजी साहब यानी उस जागीरदार के बच्चे की विधवा मां को आपात मुलाकात करने की अर्ज की। दासी के मुंह से प्रधान द्वारा आपात मुलाकात की बात सुनते ही माजी साहब के दिल की धड़कनें बढ़ गई। न जाने क्यों अचानक कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। खैर, माजी साहब ने तुरंत प्रधान को बुलाया और पर्दे के पीछे खड़े होकर प्रधान का अभिवादन स्वीकार करते हुए पत्र प्राप्त किया। पत्र पढ़ते ही माजी साहब के मुंह से सिर्फ एक छोटा सा वाक्य निकला, हे ईश्वर, अब क्या होगा? और वो प्रधान से बोली, अब क्या करें? आप ही कोई सलाह दें। जागीर के ठाकुर साहब तो आज सिर्फ 2 ही वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें राणा जी की चाकरी में युद्ध के लिए कैसे लाया जाए? तभी माजी के बेटे ने आकर माजी साहब की उंगली पकड़ी। माजी ने बेटे का मासूम चेहरा देखा तो दिल ममता से भर आया। मासूम बेटे की नजर से नजर मिलते ही माजी के हृदय में उसके लिए, उसकी जागीर के लिए दुख उमड़ पड़ा। राणा जी द्वारा पत्र में लिखा वो आखिरी वाक्य माजी साहब की नजरों के सामने घूमने लगा कि हुक्म की तामील नहीं की गई तो जागीर जब्त कर ली जाएगी, देशद्रोह व हरामखोरी समझा जाएगा। पत्र के आखिरी वाक्य में माजी साहब के मन में ढेरों विचारों का सैलाब ला दिया था। जागीर जब्त हो जाएगी, देशद्रोह व हरामखोरी समझा जाएगा, मेरा बेटा अपने पूर्वजों के राज्य से बेदखल हो जाएगा और ऐसा हुआ तो उनकी समाज में कौन इज्जत करेगा? पर उसका आज बाप जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? मैं उसकी मां तो जिंदा हूं। अगर मेरे जीते जी मेरे बेटे का अधिकार छीना जाए तो मेरा जीना बेकार है। ऐसे जीवन पर धिक्कार है। और फिर मैं ऐसी तो नहीं जो अपने पूर्वजों के वंश पर कायरता का दाग लगने दूं, उस वंश पर जिसने कई पीढ़ियों से बलिदान देकर इस भूमि को पाया है। मैं उनकी इस बलिदानी भूमि को ऐसे ही आसानी से जाने नहीं दे सकती। ऐसे विचार करते हुए माजी सा की आंखों से वो दृश्य घूमने लगे जो युद्ध में नहीं जाने के बाद हो सकते थे, कि उनका जवान बेटा एक और खड़ा है और उसके सगी संबंधी और गांव वाले बातें कर रहे हैं कि इन्हें देखिए, ये युद्ध में नहीं गए थे तो राणा जी ने इनकी जागीर जब्त कर ली थी। वैसे इन चुंडावतों को अपनी बहादुरी और वीरता पर बड़ा नाज है। हरावल में भी यही रहते हैं। और ऐसे व्यंग शब्द सुनने के बाद उनका बेटा नजरें झुकाए दांत पीस कर रह जाता है। ऐसे ही दृश्यों के बारे में सोचते सोचते माजी सा का सर चकराने लगा और वो सोचने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो बेटा बड़ा होकर मुझ मां को ही धिक्कारेगा। ऐसे विचारों के बीच ही माजी सा को अपने पिता के मुंह से सुनी उन राजपूत वीरांगनाओं की कहानी याद आ गई, जिन्होंने युद्ध में तलवार हाथ में लेकर घोड़े पर सवार होकर दुश्मन सेना को काटते हुए खलबली मचा दी थी और अपनी वीरता का परिचय दिया था। दूसरे उदाहरण क्यों, उनके ही खानदान में पत्ताजी चुंडावत की ठकुरानी उन्हें याद आ गई, जिसने अकबर की सेना से युद्ध किया और अकबर की सेना पर गोलियों की बौछार कर दी थी। जब इसी खानदान की वो ठकुरानी युद्ध में जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं वीर नहीं? क्या मैंने भी एक राजपूतनी का दूध नहीं पिया? बेटा नाबालिग है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। मैं खुद अपनी सैन्य टुकड़ी का युद्ध में नेतृत्व करूंगी और जब तक शरीर में जान है दुश्मन से टक्कर लूंगी। और ऐसे वीरता से भरे विचार आते ही माजी सा का मन स्थिर हो गया। उनकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर तेज झलकने लगा और उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ प्रधान जी को हुक्म दिया कि राणा जी का हुक्म सर माथे है। आप युद्ध की तैयारी के लिए अपनी सैन्य टुकड़ी को तैयार कीजिए। हम अपने स्वामी के लिए युद्ध करेंगे और उसमें जान की बाजी लगा देंगे। प्रधान जी ने यह सुनते ही कहा, माजी सा वो तो ठीक है, पर बिना स्वामी के फौज कैसी? माजी सा बोली, हम है ना, अपनी फौज का हम खुद नेतृत्व करेंगे। प्रधान जी ने विस्मय पूर्वक माजी सा की ओर देखा और ये देख माजी सा बोली, क्या आज तक महिलाएं कभी युद्ध में नहीं गई? क्या आपने उन महिलाओं की कभी कोई कहानी नहीं सुनी जिन्होंने युद्ध में वीरता दिखाई थी? क्या इसी खानदान में पत्ताजी की ठकुरानी सा ने अकबर के खिलाफ युद्ध में भाग लेकर वीरगति नहीं प्राप्त की थी? मैं भी उसी खानदान की बहू हूं, तो मैं उनका अनुसरण करते हुए युद्ध में क्यों नहीं भाग ले सकती?
बस फिर क्या था। प्रधान जी ने कोसीथल की सेना को तैयार कर सेना के कूच का नगाड़ा बजा दिया। माजीसा शरीर पर जिरह बख्तर पहने, सिर पर टोप, हाथ में तलवार और गोद में अपने बालक को बिठा घोड़े पर सवार होकर युद्ध में कूच के लिए चल पड़े। कोसीथल की फौज के आगे आगे माजीसा जिरह वस्त्र पहने, हाथ में भाला लिए, कमर पर तलवार लटकाए उदयपुर पहुंची और अपनी हाजिरी लगवाई कि कोसीथल की फौज हाजिर है। अगले दिन मेवाड़ की फौज ने मराठा फौज पर हमला कर दिया। हरावल यानी कि आगे की पंक्ति में चुंडावतों की फौज थी, जिसमें माजीसा की सैन्य टुकड़ी भी थी। चुंडावतों के पाटवी सलूम्बर के राव जी थे। उन्होंने फौज को हमला करने का आदेश देने से पहले संबोधित किया, वीर मर्द राजपूतों, मर जाना पर पीठ मत दिखाना। हमारी वीरता के बल पर ही हमारे चुंडावत वंश को हरावल में रहने का अधिकार मिला है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सर कटवा कर कायम रखा है। हरावल में रहने की जिम्मेदारी हर किसी को नहीं मिल सकती, इसीलिए आपको पूरी जिम्मेदारी निभानी है। मातृभूमि के लिए मरने वाले अमर हो जाते हैं, अतः मरने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब खींचो अपने घोड़ों की लगाम और चढ़ा दो मराठा सेना पर। माजीसा ने भी अन्य वीरों की तरह एक हाथ से तलवार उठाई और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम खींचकर एड़ी लगा दी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराने लगी, खच खच करके सैनिक कट कट कर गिरने लगे। तोपों बंदूकों की आवाजें गूंजने लगी। हर हर महादेव के नारों से युद्ध भूमि गूंज उठी। माजीसा भी बड़ी फुर्ती से पूरी तन्मयता के साथ तलवार चला दुश्मन के सैनिकों को काटते हुए उनकी संख्या कम कर रही थी। तभी किसी दुश्मन ने पीछे से उन पर भाले का एक वार किया, जो उनकी पसलियां चीरता हुआ निकल गया। और तभी माजीसा के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और वो धम्म से नीचे गिर पड़ी। सांझ हुई तो युद्ध बंद हुआ और साथी सैनिकों ने उन्हें अन्य घायल सैनिकों के साथ उठाकर वैद्य जी के शिविर में इलाज के लिए पहुंचाया। वैद्य जी घायल माजीसा की मरम पट्टी करने ही लगे थे कि उनके सर पर पहने लोहे के टोप से निकल रहे लंबे केश दिखाई दिए। वैद्य जी देखते ही समझ गए कि ये कोई औरत है। बात राणा जी तक जा पहुंची। किसी ने कहा कि घायलों में एक औरत है, पर कौन है कोई नहीं जानता। पूछने पर अपना नाम व परिचय भी नहीं बता रही। सुनकर राणा जी खुद चिकित्सा शिविर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक औरत जिरह वस्त्र पहने खून से लथपथ पड़ी है। पूछा, कृपया बिना कुछ छिपाए सच सच बताएं। आप यदि दुश्मन खेमे से भी होंगी तो भी मैं आपका अपनी बहन के समान आदर करूंगा, अतः बिना किसी डर और संकोच के सच सच बताएं। घायल माजीसा ने जवाब दिया, कोसीतल ठाकुर साहब की मां हूं अन्नदाता। सुनकर राणा जी आश्चर्यचकित हुए और पूछा, आप युद्ध में क्यों आई? माजीसा बोली, अन्नदाता का हुक्म था कि सभी जागीरदारों को युद्ध में शामिल होना है और जो नहीं होगा उस पर देशद्रोह और हरामखोरी का इल्जाम लगेगा। कोसीथल जागीर का ठाकुर मेरा बेटा अभी सिर्फ 2 साल का है और वो अपनी फौज का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, तो अपनी फौज का नेतृत्व करने के लिए मैं खुद युद्ध में शामिल हुई। यदि अपनी फौज के साथ में हाजिर नहीं होती तो मेरे बेटे पर वो देशद्रोह का आरोप लगता और उसकी जागीर भी जब्त हो जाती। माजीसा के वचन सुनकर राणा जी के मन में उठे करुणा व अपने ऐसे सामंतों पर गर्व के लिए आंखों में आंसू छलकाए। खुशी से वो गदगद हुए और बोले, धन्य है आप जैसी मातृशक्ति। मेवाड़ की आज वर्षों से जो आन बची हुई है वो आप जैसी देवियों के प्रताप से ही है। आप जैसी देवियों ने ही मेवाड़ का नाम और सर ऊंचा रखा हुआ है। जब तक आप जैसी देवी माताएं इस मेवाड़ भूमि पर रहेंगी तब तक कोई माई का लाल मेवाड़ का सर नहीं झुका सकता। मैं आपकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन करते हुए इसे इज्जत देने के लिए अपनी ओर से कुछ पारितोषिक देना चाहता हूं। यदि आपकी इजाजत हो तो सो अपनी इच्छा बताएं। आपको ऐसा क्या दिया जाए जो आपकी इस वीरता के लायक हो? माजीसा सोच में पड़ गई। आखिर मांगे तो क्या मांगे? आखिरकार वो बोली, अन्नदाता, यदि कुछ देना ही है तो ऐसा दें जिससे मेरे बेटे कहीं भी बैठें तो उनका सर ऊंचा करके ही बैठें। हमेशा उनका सम्मान से सर ऊंचा ही रहे। राणा जी बोले, आपको हुंकार की कलंगी बख्शी जाती है, जिसे आपका बेटा ही नहीं उसकी पीढ़ियां भी उस कलंगी को पहनकर सर ऊंचा कर अपनी वीरता को याद रखेंगी। राणा ने वो कलंगी भेंट की और ये हुंकार की कलंकी कोसीथल के उस राजकुमार को दी गई, जिसकी आने वाली पीढ़ियां उस कलंगी को सम्मान से अपने सर के ताज और अपनी पगड़ी में बांधकर पूरी दुनिया के सामने अपने शौर्य के प्रतीक को दिखा सकेगी और बता सकेगी कि जब कोई अपनी मिट्टी के लिए जान न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ता है तब ये सम्मान उसके सर पर सजता है।
ये थी आज की कहानी, राजस्थानी लोक कथाओं में प्रचलित होंकार की कलंगी। लौटूंगा एक और कहानी लेकर, सिर्फ रेडियो सिटी पर। मैं हूं कहानी वाला रजत और आप सुन रहे थे चली कहानी। चली 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 कहानी, चली कहानी।